सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 200 प्रश्नों का सेकंड पार्ट देखा था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हिंदी की, तो हम टोटल 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के जो है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको हिंदी के जो है वो वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में 2016, 17, 18 जो भी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के जो है टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट जो है BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के अलावा हमारा CTET जो एग्जाम आने वाला है, इसके अलावा टेट एग्जाम और उसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि UPSSC या जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी इस वीडियो का क्वेश्चन मिस मत करिएगा और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ हम जहां भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी उसको भी जानते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद थे। तो बात करें थोड़ा सा कामायनी के बारे में, तो 1936 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और जो ये कामायनी रचना थी इनकी, इसी को छायावादी युग का महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार जो है क्वेश्चन जो है वो घुमा कर भी पूछ लिया जाता है। तो 1936 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो है इसके रचनाकार थे। उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मनुष्यता में है। तो यहां पर हमें संज्ञा बतानी है। तो मनुष्यता में जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाववाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं, कोई अवस्था, कोई गुण दोष या धर्म, इन सभी का अगर बोध कराया जा रहा है तो वह हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमारे यहां पर उत्तर नंबर खा यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनुष्यता में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्वत है। अब पर्वत जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना है। तो पर्वत जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का अगर बोध कराया जा रहा है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए यहां पर जो है वो पर्वत हमारा जो है वो संपूर्ण जाति यानी कि समस्त पर्वतों को जो है वो दर्शा रहा है, क्योंकि अलग अलग नाम से पर्वत होते हैं। अब केवल पर्वत कह रहे हैं तो उसमें सभी प्रकार के पर्वत जो है आ जा रहे हैं, तो वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर हमारा उत्तर जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि उत्तर नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में जो है वो हमें काला क्या है ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन आगे लिखा नहीं है, काला जो है वो हमें इसमें बताना है। तो काला जो है यहाँ पर विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, काला है, गोरा है, इस टाइप से, तो वो हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। नाम नहीं है, क्रिया और विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण हमने बताया, विशेषता किसी प्रकार की आप बता रहे हैं उसको विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिक मत बोलो में जो है वो क्रिया विशेषण है। यहां पर क्रिया विशेषण जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को कहते हैं, तो यहां पर हमें बताना है क्रिया विशेषण इसमें क्या है, तो अधिक होगा। क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम यहां पर क्रिया समझते हैं। क्रिया क्या, जिसमें कह सकते हैं किसी चीज को करना या होना पाया जाता है, वो हम कहते हैं क्रिया। यहां पर क्या है, बोलना जो है आखिरी में जिसमें भी ना आता है यह हमारी जो है वो क्रिया की पहचान को दर्शाता है, जैसे कि चलना, खाना, पीना, बोलना, तो ये सारी जो है वो क्रिया है। अब यहां पर जो है वो बोलो जो है इस वाक्य में क्रिया हो गई। अब कह रहा है कि क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है हमारा ये वर्ड अधिक। अधिक मत बोलो, यहां पर जो बोलने को जो है वो विशेषता बता रहा है वो हमारा अधिक वर्ड बता रहा है, इसलिए हमारा जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निपात है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा सीटेट में जो है वो पूछा भी गया था। तो निपात जो है वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग जो है उसके अंदर वर्ड जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, तो केवल आप ये जान लीजिए टोटल 9 प्रकार के होते हैं।
बात करें इसमें निपात है कौन सा, तो हमारा ये जो है वो हाँ भी है, जी भी है और उसके साथ साथ मत या खबरदार भी है। अब बात करें हाँ और जी जो है वो कौन से प्रकार का जो है वो हमारा निपात है, तो बात करें जो हमने अभी बताया आपको 9 प्रकार के निपात होते हैं, वहां पर जो है ये स्वीकार निपात होता है। ये हमारे अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें जो है ये स्वीकार में हाँ या जी जो है वो निपात के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये जो मत या खबरदार है, इसकी बात करें तो ये जो है हमारा निषेधात्मक निपात में आता है। निषेधात्मक निपात, ये हमारा जो है वो निषेधात्मक निपात के अंतर्गत आता है। तो अलग अलग जो हमने अभी आपको 9 प्रकार बताए निपात के, उसके अंतर्गत इन सभी को रखा जाता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ये सभी, यानी कि उत्तर नंबर घ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि तत्सम है, तत्सम क्या है हमें बताना है, आत, अग्नि, उत्तिष्ठ या ये सभी। तो इसमें से तत्सम जो है वो हमें बताना है। तत्सम जो है हमारे संस्कृत के वर्ड होते हैं, तद्भव जो है हमारे हिंदी के वर्ड होते हैं। तो यहां पर उत्तर जो है हमारा घा, यानी कि ये सभी दे रखा है। अब कौन कौन से तत्सम है, यानी कि आत भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है, उत्तिष्ठ भी तत्सम है, तो इनका तद्भव भी साथ में जान लेते हैं। तो जो आत्र लिखा है इसका तद्भव होता है आत। काफी बार जो है ये डायरेक्ट तत्सम तद्भव भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बात करें अग्नि की, अग्नि का जो है वो होता है आग, ये हमारे तद्भव हो जाएंगे। और इसी प्रकार उत्तिष्ठ के तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव होता है उठ। तो ये सभी जो है इनके तद्भव हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तद्भव है। अब इसमें हमें तद्भव बताना है, यानी कि कौन सा जो है वो हिंदी का वर्ड है। आप यहां से थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के वर्ड और संस्कृत के वर्ड में थोड़ा सा पढ़ने में आपको समझ में आ जाता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इस चीज को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा तद्भव बताना है। तो यहां पर तद्भव जो है ये सभी है, अगम भी है, आंच भी है, आग भी है, यानी कि ये सभी जो हमारे तद्भव हैं। अब इनका तत्सम भी जान लेते हैं। तो अगम जो है इसका तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है अगम में आ, गा, आदि, मा और या, ये इसका तत्सम होता है। बात करें आंच का, आंच का तत्सम जो है वो हमारा होता है अर्ची। और इसी प्रकार आग का हमने अभी बताया, ऊपर आया भी था हमारे क्वेश्चन में, अग्नि, यानी कि आग जो है उसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। तो हमारा उत्तर जो है यहां पर सभी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तद्भव है, इसमें हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, एकल, आश्चर्य, अमृत या अंधेरा। तो इसमें तद्भव की बात पूछी जा रही है, तो तद्भव हमारा जो है इसमें घा, यानी कि अंधेरा जो है वो हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया तद्भव जो है वो हिंदी के वर्ड होते हैं, यानी कि अंधेरा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसके अलावा जो हमारे सारे वर्ड दे रखे हैं, जाहिर सी बात है वो तत्सम हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें जो है वो तद्भव बताना है। उत्तर तो हमारा घा, अंधेरा सही हो जाएगा। परंतु एकल और आश्चर्य और अमृत जो कि तत्सम है, तो इनका जो है वो तद्भव क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो एकल का जो है वो तद्भव होता है हमारा इकलौता, इकलौता। इसी प्रकार जो आश्चर्य है इसका तत्सम की बात करें तो इसका होता है अचरज। और इसी प्रकार जो अमृत है इसका तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है हमारा अमीय। ये काफी बार अमृत जो है वो पूछा भी जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर उत्तर हमारा हो जाएगा घा, अंधेरा। और अंधेरा अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो इसका तत्सम होता है अंधकार। तो सभी तत्सम तद्भव जो है काफी बार कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि तत्सम है, इसमें हमें बताना है। तो इसमें तत्सम जो है वो हमारा उपवास हो जाएगा, जो कि संस्कृत का वर्ड है। और ये अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा हमारा उपास, यानी कि उपास जो है हमारा तद्भव हो जाएगा और उपवास जो है वो हमारा तत्सम हो जाएगा। अब ये हमारा जो है वो तत्सम हो गया, तो बाकी जो बचे हमारे बहुविकल्पी हैं ये सारे जो है वो तद्भव हो जाएंगे। तो इन तद्भव का जो है वो तत्सम भी जान लेते हैं, यानी इलायची का अगर हम तत्सम की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एला। एला जो है इसका तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें इमली, इमली का हो जाएगा अम्लिका। और इसके अलावा एक और यहां पर लिखा है उगना, इसका जो है आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि इसका जो है वो
तत्सम जो है वो क्या होगा, क्योंकि सारे मैं ही बता दूंगा तो आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी, तो आप खुद से भी जो है वो ट्राई जरूर कीजिए। तो उगना का जो है आपको जो है वो तत्सम जो है वो बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा उज्ज्वल है। उज्ज्वल क्या है? उज्ज्वल जो है हमारा तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। तो हमारा उत्तर जो है वो खा सही हो जाएगा। अब तो अगर जो उज्ज्वल तत्सम शब्द है तो इसका हमें तद्भव भी पता होना चाहिए। तो इसका तद्भव होता है उजला, यानी कि हमारा उत्तर तो खा हो जाएगा, पर उज्ज्वल का तद्भव जो है वो उजला होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलद पर्यायवाची है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपी टेट में पूछा भी गया था। तो इसका पर्यायवाची जलद का होता है हमारा बादल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि वसुंधरा पर्यायवाची है। तो वसुंधरा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची जो है वो हवा भी होता है, अनिल भी होता है, इसके साथ साथ पवन भी होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर अनिल लिखा है और एक वर्ड होता है हमारा अनल, इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। अनल जो है हमारा आग को दर्शाता है और अनिल जो है वो वायु को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि तरणी पर्यायवाची है। तो तरणी पर्यायवाची होता है नाव, यानी कि नौका का। इसी के साथ साथ तरनी भी एक वर्ड होता है, उसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं नदी। ये जो है वो नदी का पर्यायवाची, दोनों नाम सेम है, तो इनमें कंफ्यूजन ना होइएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा वही है कि तरनी पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची होता है नदी का। तरणी और तरनी दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा भित्ति पर्यायवाची है। तो भित्ति जो है वो पर्यायवाची है दीवार का, और दीवार में जो दा है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसमें जो है वो छोटी ई की लगी है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है भीति पर्यायवाची है। देखिए यहाँ भी समानार्थी शब्द लिखे हैं, तो इनमें अंतर जो है आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो बात करें भीति पर्यायवाची, इसका जो है पर्यायवाची होता है डर, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है, इसके साथ साथ पुष्कर भी होता है, यानी कि ये सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है जागरण का विलोम है। तो जागरण का जो है वो विलोम शब्द, यानी कि उल्टा बताना है। जागरण मतलब आप अगर जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो उसको हम यूज करते हैं वर्ड की जागरण। इसका जस्ट अपोजिट यानी कि निद्रा जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सोने से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 कि तिमिर का विलोम है। तो तिमिर मतलब हमारा होता है अंधकार। तिमिर का अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, और विलोम शब्द हमें बताना है, यानी कि जस्ट अपोजिट बताना है। तो अंधकार का अपोजिट क्या हो जाएगा? उजाला, जो हम कहते हैं ज्योति को, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। एक वर्ड हमारा दुष्कर होता है और एक वर्ड हमारा दुर्लभ होता है, दोनों में काफी बार कंफ्यूजन बनी रहती है, तो दोनों को जान लेते हैं। तो दुर्लभ हम कहते हैं जिसे जो है वो पाना कठिन हो, यानी कि जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। और दुष्कर क्या होता है? दुष्कर उसे कहते हैं जिसे करना कठिन हो। करने का सेंस मतलब जैसे कि अब पहाड़ है, हिमालय है, उस पर जो है आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कठिन वर्ग में आ रहा है, तो वो हमारा जो है वो दुष्कर हो जाता है। तो यही अंतर होता है दुर्लभ और दुष्कर में। एक होता है जिसे करना कठिन हो, यानी कि दुष्कर, और दुर्लभ होता है जिसे पाना कठिन हो, यानी कि जो बहुत कठिनाई से मिलता हो। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। तो अनुचित यानी कि कोई बात में औचित्य ना हो आपकी, उसके लिए अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या आग्रह कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है दुराग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है नवग्रह में समास है। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। अगर आप इसको समास विग्रह में करके देखेंगे, 9 ग्रहों का समूह। अब यहां पर 9 एक देखिए वर्ड आ रहा है, यानी कि एक संख्या को दर्शा रहा है, और संख्या जो है कौन सा समास होता है हमारा? ये हमारा दिग्गु समास होता है, जो कि संख्या को परिभाषित करता है। उत्तर नंबर ग हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 26 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार जो है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये जो पुस्तक है उर्वशी, ये जो है वो 1961 में जो है वो प्रकाशित हुई थी, यानी कि पब्लिश्ड हुई थी। और ये इसलिए भी फेमस हो जाती है क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको जो है इसी पुस्तक के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया था। 1972 में इनकी पुस्तक उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ये रचना है चिंतामणि, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है इसके प्रकार के बारे में भी पूछा जाता है कि ये ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का है। तो ये जो है वो एक निबंधात्मक ग्रंथ के अंतर्गत आता है, यानी कि निबंध पर आधारित ग्रंथ जो है वो हमारा चिंतामणि है और ये जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, गोदान के रचनाकार हैं। गोदान भी काफी इंपॉर्टेंट है, रचना है हमारे प्रेमचंद्र जी की। प्रेमचंद्र के द्वारा जो है वो गोदान की रचना की गई थी। और बात करें प्रकाशन की, तो गोदान का प्रकाशन जो है, यानी ये गोदान जो पुस्तक है उसका प्रकाशन 1936 में जो है वो हुआ था। बात करते हैं इसके भी प्रकार के बारे में, यानी गोदान जो है किस प्रकार की रचना थी। तो इसमें जो है वो ग्राम्य जीवन यानी गांव का जो जीवन है और उसके साथ साथ कृषि संस्कृति जो है, इसके महाकाव्य के रूप में जो है गोदान को जाना जाता है। काफी बार जो है लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं किताब में, तो इस किताब को लोग पढ़ते भी हैं। आप भी चाहें तो नेट पर जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी जो है आपको पुस्तक देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, देश विदेश में समास है। देश विदेश को अगर आप समास विग्रह करके देखेंगे तो बीच में आप देखिए स्लैश लगाए, तो हम कह देंगे देश और विदेश। और जो है हमारा कौन से समास में लगता है? ये हमारा लगता है द्वंद्व समास में, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक। स्थायी भाव भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो जितने भी हमारे रस हैं उन सभी के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, देवेंद्र में जो है वो संधि हमें बतानी है। तो देवेंद्र को अगर आप संधि में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा देव प्लस इंद्र। और अगर आप देखेंगे किस प्रकार संधि हो रही है, तो ये जो है वो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर जो है वो ए बना रहा है। और ये हमारा किस में होता है? ये हमारा होता है गुण संधि में। तो हमारा उत्तर जो है वो उत्तर नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। काफी बार आपने ये सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है। तो ये जो है वो बाह्य दिखावा करना या बाह्य आडंबर करना इसके अंतर्गत आता है, यानी कि उत्तर नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, आंख दिखाने का अर्थ है। तो आंख दिखाना आपने देखा भी होगा कि डांटने के सेंस में काफी बार यूज होता है। जैसे कोई माता पिता हैं और किसी दूसरे के सामने कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, तो उसके सामने उसको आंख दिखा देते हैं कि शैतानी मत करो। इस सेंस में जो है इसका यूज होता है। तो ये जो है हमारा डांटने के सेंस में यूज हो जाता है, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा इसमें पहचान भी होती है, मनु या मानो या जनु या जानो टाइप के वर्ड जो है वो यूज होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें यूज भी हो रहा है मानो वर्ड, जिससे आप इजीली तरीके से इसको पहचान भी सकते हैं। तो हमारा जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख चंद्र के समान है, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो है वो अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, यानी कि किसी चीज की उपमा करते हैं तो उसमें जो है वो हमारा उपमा अलंकार होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अलंकार बताना है आपको कौन सा है? तो इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ता यहाँ भी आया है, ता यहाँ भी, ता यहाँ भी, ता भी, यहाँ देखिए इतनी जगह आया है। तो एक ही जो वर्ण है, वर्ण की हम बात कर रहे हैं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यहां पर उत्तर जो है हमारा अनुप्रास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि स्वागतम का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो स्वागतम के संधि विच्छेद को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो सु प्लस आगतम हमारा होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सु प्लस आगतम हमारा कौन सा है, तो यहां पर आप देखेंगे इसमें आगतम गलत लिखा है, इस प्रकार यहां स्वा लिखा है, इसी प्रकार यहां भी नहीं है। तो उत्तर हमारा सु प्लस आगतम जो है घा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि निश्चल का संधि विच्छेद हमें करके बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा निह प्लस छल, यानी उत्तर नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है यथाशक्ति में समास है, हमें कौन सा बताना है? तो इसमें जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, इस प्रकार हम इसका जब समास विग्रह करेंगे तो उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन को अगर आप समास विग्रह करेंगे तो दो टाइप से इसका समास विग्रह होता है, एक होता है प्रत्येक दिन, एक होता है दिन दिन। तो इसमें समास की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। और बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास का जो पहला पद होता है वो अव्यव और जिसे बना समस्त पद जो है वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसके प्रतिदिन होता है, यथाशक्ति जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, प्रतिमास भी होता है, आजन्म भी होता है। इस टाइप के जो है सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि पीतांबर में समास है। तो कौन सा समास है? इसमें जो है वो बहुब्रीहि समास होता है। इसमें जो है जब हम इसे समास विग्रह करते हैं तो पीतांबर का क्या करते हैं कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यहां पर कोई अन्य पद आ जाता है हमारा। तो बहुब्रीहि समास में क्या हम देखते हैं कि कोई भी पद प्रदान ना होकर कोई अन्य पद प्रदान होता है। तो विग्रह जब हम समास करते हैं तो वहां पर एक नया शब्द निकलता है, वो हमारा हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण एक नया शब्द निकल कर आ रहा है, तो वही हमारा जो है वो बहुब्रीहि समास को दर्शाता है, यानी उत्तर नंबर घ जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है पंचवटी में समास कौन सा है? तो हमने इससे पहले वाले बहुविकल्पी में भी आपको बताया था संख्या को क्या दर्शाता है हमारा, दिग्गु समास। और यहां पर आप देख रहे हैं पंचवटी यानी कि 5 वाटियों का समूह, यानी कि उत्तर नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि देश प्रेम में समास है। तो देश प्रेम में समास जो है कौन सा होता है? ये हमारा होता है तत्पुरुष समास, यानी कि उत्तर नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो इस समास में जो है वो दूसरा पद, यानी कि जिसको हम कहते हैं उत्तर पद या अंतिम पद, वो प्रधान होता है। इसमें जो है वो कर्ता और संबोधन कारक, इसको छोड़कर जो है वो शेष जो 6 कारक आपने देखे हैं कर्म को करण से, इस टाइप से, तो चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो है वो देश प्रेम में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देश प्रेम को जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम, और के लिए हमारा किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक जो है हमारा यहाँ पर हो भी जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है दशानन में समास कौन सा है? तो यहां पर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दशानन को जब आप समास विग्रह करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सिरों वाला जो है वो किसको जाना जाता है, रावण को। तो हमने बताया था जब कोई अन्य पद या अन्य शब्द जो है वो आ जाता है तो हम उसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। उत्तर नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है आत्मा उपसर्ग जो है वो किस शब्द में नहीं है, ये हमें बताना है। तो
तो आत्मा जो है वो आत्मनिर्भर में भी आ रहा है, आत्मसम्मान में भी आ रहा है, आत्मीय में भी आ रहा है, पर परमात्मा में जो है वो नहीं आ रहा है। परमात्मा में जो है वो पर उपसर्ग लगा है, यानी कि यहां पर हमारा उत्तर जो है वो का सही हो जाएगा, जिसमें जो है वो आत्मा उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है। तो क्या भाषा का जो है वो व्याकरण जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में, ऑप्शन है हमारा बड़ों को पढ़ाने की वस्तु है, साधक है, बाधक है या त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो ये एक साधक के रूप में जो है वो वर्क करती है पत्र पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है कि भाषा जो है वो स्वयं में क्या है। तो भाषा एक नियमाबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्णों का क्रम, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें जो एक नियमों पर आधारित हैं, तो जिसके कारण हम भाषा को जो है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं या भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। तो एक नियमाबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा का प्रयोग, और बात करें ऑप्शन की, तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जैसा कि आप भी देखते हैं। अगला है कि 53 क्वेश्चन की भाषा की पुस्तकें, तो इसमें क्या है, एक ये साधन के रूप में जो है वो यूज में आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा लिखित परीक्षा, यानी कि उत्तर नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, ये जो है वो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना जो है हमको सिखाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि भी है, तो भी क्या होता है, ये जो है वो निपात जो है वो होता है, जो कि हमारा सी-टेट में देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो भी जो है वो एक निपात जो है उसको दर्शाता है। और बात करें निपात आखिर होता क्या है, तो निपात जो है वो किसी भी बात पर अतिरिक्त अगर आप भार देने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड का यूज करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे जो है हम निपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भी हो गया जो हमारा इसमें ऑप्शन में ही, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा तो हो गया, तक हो गया, केवल हो गया, या ही हो गया, या कह सकते हैं मात्र हो गया। इस प्रकार के जो है काफी निपात वर्ड यूज होते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर इसे समझें, जैसे कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ही यहां पर क्या कर रहा है, जोर देने का काम कर रहा है, या कह सकते हैं अतिरिक्त भार देने के लिए जो हम शब्द ही यूज कर रहे हैं वही हमारा निपात हो जाता है। या तो और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि तुमने तो हद ही कर दी, तो यहां पर जो है वो निपात हो जाएगा। या कह सकते हैं कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो भी यहां पर जो है वो निपात हो जाएगा। या कह सकते हैं गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो तक यहां पर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। निपात जो है वो सी-टेट में पूछा गया था, इसलिए मैंने थोड़े एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी बता दिए, जिससे अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इजिली तरीके से कर ले जाएं। इसके अलावा हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 57 हमारा है कि नायक में संधि है। तो कौन सी संधि है, ये हमारी जो है वो अयादि संधि होती है। बात करते हैं अयादि संधि की। तो जब संधि करते समय ए या ए, ओ और ओ के साथ जो है कोई अन्य स्वर हो, तो जो ए होता है उसका जो है अय हो जाता है, और जो ए होता है उसका जो है वो आय हो जाता है। इसी प्रकार ओ जो है उसका अब हो जाता है, और जो ओ है उसका जो है वो आव हो जाता है। तो ये जो है हमारी अयादि संधि की जो है वो डेफिनेशन होती है। अगर बात करें नायक की, तो नायक को अगर आप देखेंगे तो नय प्लस अक में जो है वो ये टूट रहा है, यानी कि ए प्लस आ मिलकर क्या बना रहा है हमारा, ये आय, जो हमने अभी आपको बताया ए का जो है वो आय हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अयादि संधि के अंतर्गत, यानी कि उत्तर नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बीटीसी 2004 और 10 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है। तो ये हमारा होता है अंतरिक्ष, यानी कि उत्तर नंबर का। अगला 59 क्वेश्चन है, पवन में संधि कौन सी है। तो इसमें जो है वो अयादि संधि हो जाएगी, जैसे हमने अभी 57 में बताया। सेम जो है वो इसी प्रकार आप इसको भी तोड़ के स्वयं से कर सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता में समास है। तो कौन सा समास है, इसका अगर आप समास विग्रह करके देखेंगे माता पिता का, तो माता और पिता बीच में स्लैश लगा है, तो आप जब इसको समास विग्रह करेंगे तो और लग जाएगा, और हमारा किस में होता है, द्वंद्व समास में। उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारे सारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।